नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दा में। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे संसद इस सप्ताह की। दरअसल 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और ये सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। और इस सत्र में 15 बैठकें करने की योजना है और साथ में 14 विधेयक पेश करने की भी योजना है। ये आज संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसका 5वां दिन था। इस 5वें दिन तक क्या कुछ खास रहा, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे संसद इस सप्ताह में। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर भीम सिंह हैं। आप सांसद हैं, राज्यसभा बिहार से आते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आशुतोष झा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक जागरण से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सारी चर्चा को हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अनुभव तो ये था कि जिस तरह से विपक्ष ने एसआईआर को लेकर के पूरे देश में गर्माहट पैदा करने की कोशिश की थी, उससे ये था कि सदन जो है वो बाधित रहेगा। पहले और दूसरे दिन ऐसा देखने को भी थोड़ा मिला, लेकिन तीसरा, चौथा और 5वां दिन ये एक रिदम, एक लय उसने पकड़ ली है। इसके पीछे क्या रणनीति रही, या ये कहिए कि किस तरह से उसे मना लिया गया, किन किन बिंदुओं पर मना लिया गया, कुछ आप दर्शकों के साथ साझा। देखिए, संसद सत्र अच्छा से चले ये राष्ट्रहित में है, और राष्ट्रहित इसी में है कि विपक्ष इसमें भाग ले। हमारी ओर से, हमारी सरकार की ओर से लगातार पिछले सत्र में भी कहा जा रहा था कि आप जो विषय उठा रहे हैं उस पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं उसको, लेकिन उस पर अडिग थे लोग। शुरुआत में इस सत्र में भी इन लोगों ने मामले को उठाया। इस बार भी सरकार ने, हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने उठकर बताया कि आप जो विषय उठा रहे हैं इसको हम एकोमोडेट करेंगे। बाद में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी तो उसमें हम एकोमोडेट करेंगे, और वही किया गया। विपक्ष कारण जो हो, लेकिन उसने मान लिया, उसका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल। हालांकि इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह तो बिहार का चुनाव हो सकता है। बिहार का चुनाव हो सकता है क्योंकि एसआईआर, वोट चोरी, जनतंत्र खतरे में, तो निर्वाचन आयोग फालतू है, इस तरह से जो भी आरोप लगाया जा रहा था, जनता ने उसका फैसला कर दिया। सबसे बड़ा फैसला तो जनता का फैसला आ गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया था, और अब तो कह दिया कि बिहार में चुनाव के बाद कोई भी फॉल्ट नहीं पाया गया। तो इस बार भी उन लोगों ने सोचा होगा कि जो हम लोग 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर को मुद्दा बनाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी अब सुनने के लिए भी अब तैयार नहीं है ठीक से। तो उन लोगों ने समझा अभी अच्छा है, कारण जो हो हम उनको लजाना नहीं चाहेंगे। सद्बुद्धि आई है तो ये स्वागत योग्य है, और शांतिपूर्ण सदन चले, यह जनता के हित में है। आशुतोष जी, तीसरे दिन जो सर्वदलीय बैठक हुई, वो तीसरा दिन जो है सदन का बहुत ही गंभीरता से चलने वाला दिन था। दिखाई दिया कि शून्यकाल में माननीय सांसदों ने बहुत सारे मसले उठाए, प्रश्नकाल स्मूथली चला। और चौथे दिन जो है लोकसभा में एक बहुत महत्वपूर्ण बिल जो है वो भी पेश किया गया, जिस पर आज चर्चा हुई और चर्चा के बाद पास हो गया। और वो स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर संशोधन विधेयक ये 2025 था। ये कुल मिलाकर के क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार जो है, मतलब इस पर एक सेस लगाने की बात है, क्या ये लगता है कि जो हेल्थ है उसको अपनी फोकस एरिया में और भी ज़्यादा सघन तरीके से लेने जा रही है? देखिए, ये सच्चाई तो ये है कि मतलब आदमी स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, क्या? हाँ, देखिए, हेल्थ बहुत ही प्राइमरी इशू है किसी भी समाज के लिए, और चूंकि समाज के लिए प्राइमरी इशू है तो सरकार के लिए भी प्राइमरी इशू होता है। ये धीरे धीरे फोकस में आना शुरू हो गया था कोविड के बाद से, जो इस गवर्नमेंट ने दिखाया था कि फोकस एरिया में है। फिर बजट और ये सब चीज़ें बढ़ती रही। ये अब देखिए, जीएसटी का जब रिफॉर्म की बात आई, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की जो अभी हुआ,
उसी समय ये क्लियर किया गया था कि भाई जो हानिकारक ये हैं द्रव्य हैं, जैसे टोबैको खास तौर से, उसमें उस पर जो है सो हमें हायर लगाने पड़ेंगे, और उसका 2 रीज़न है। निर्मला सीतारमन ने हाउस में इसका बहुत अच्छे से इसको क्लैरिफाई किया है कि भाई एक तो है कि हेल्थ हैजार्ड है ये बहुत बड़ा, ठीक है कि मनाने के बावजूद नहीं मान रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है? तरीका यही है, और ये यूनिवर्सली यही तरीका अपनाया जाता है, विश्व भर में अपनाया जा रहा है। कई कई देशों में तो इससे ज़्यादा है, 40% से ज़्यादा है। तो उस पर लगा करके उसको हम नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़ रहे हैं और हेल्थ। तो ये एक बहुत मुझे लगता है बहुत सार्थक चीज़ थी जो सरकार इस चीज़ को ला करके साफ कर रही थी। लेकिन थोड़ा सा मैं उस पर भी बोलना चाहूँगा जो भीम सिंह जी ने कहा, चूँकि आप इस सप्ताह की चर्चा कर रहे हैं कि संसद इस सप्ताह, मुझे तो लगता है कि पिछले 5-6 साल में पहली बार मुझे संसद से एक पॉजिटिव वाइब देखने को मिला कि पहले 2 दिन में विपक्ष इसके लिए तैयार हो रहा है कि नहीं भाई हम चर्चा करेंगे, जो भी इश्यूज है आपके लिए, अगर SIR इश्यूज बनते हैं तो हम SIR पे भी करेंगे थ्रू वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ये जो इन्होंने भी बात कही कि ये उसके पीछे जाहिर तौर पे एक जो शॉक मिला वो था सबसे बड़ा, अपोजिशन के अंदर खुद ही बिखराव था इस इशू को लेकर के, लोग परेशान हैं पार्टी के अंदर, न कि सिर्फ अपोजिशन नहीं, पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर ये दिखने लगी थी बिखराव जैसी स्थिति कि भाई अलग अलग सुर आ रहे थे कि हम आखिर कौन से इशू को लेकर जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश मुझे लगता है इस सप्ताह का, क्या पिछले 5-6 साल का एक बड़ा संदेश इस बार संसद सत्र में मिला है पहले सप्ताह। चुनाव सुधार पर अगर चर्चा होती है तो विपक्ष के सामने ये एक बहुत रचनात्मक अवसर होगा उस चर्चा को रचनात्मक चर्चा में कन्वर्ट करने का, बशर्ते वो हंगामे से और आरोप और प्रत्यारोप से बचे। क्या कहते हैं आप? क्योंकि ये मसला तो है, ये मसला केवल SIR तक सिमटा हुआ नहीं है, पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रीय चुनाव तक कई बार जो भी खामियां हैं इस चर्चा के बहाने से एक शोधपरक बातें वहां पर आए। बिल्कुल आप रामवीर जी सही कह रहे हैं। विपक्ष का तो SIR को लेकर हंगामा होता था, हमारी सरकार उसको और व्यापक बनाया है। बिल्कुल, SIR तो सरकार हमारी करा नहीं रही थी, उसमें निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था वो अपना कानूनी काम कर रहा था, कानून में उसको मैंडेट है, निर्वाचन कानून में उसको मैंडेट है ये कि ये काम करो। वो तो ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस है, संवैधानिक संस्था है और ऑटोनोमस के तरीके। तो हमारी सरकार ने उसको व्यापक करके तो निर्वाचन चुनाव सुधार पर चर्चा कराने का 10 घंटे का समय निर्धारित किया। विपक्ष को भी मौका है, सत्ता पक्ष को भी, और चुनाव सुधार तो होना ही चाहिए। किसी भी कारण से कोई गड़बड़ी है तो उसमें सुधार होगा, तभी तो जनतंत्र का जो सही भावना है वो परिलक्षित होगा। बिल्कुल, SIR भी उसमें से एक है। SIR भी उसका एक पहलू है और उसका फल देखने को बिहार में मिला। बिहार में मिला कि एक भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक भी चुनावी हिंसा मतलब हत्या लूट इस तरह की नहीं हुई। और सबसे बड़ा हुआ कि मतदान का प्रतिशत जो 54-55% तक होता था 13% बढ़ गया और 67% मतदान 67% मतदान हुआ। तो जब SIR एक पहलू का इतना बड़ा फल देखने को मिल सकता है, ये भूमिका तो SIR की मानते हैं? हाँ, SIR की बड़ी भूमिका है, बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी सरकार, पता चला कि जो लोग मर गए वो वोट ही नहीं किए हैं तो वो परसेंटेज अपने आप घटेगा, तो बढ़े तो अच्छा ना हुआ ये सुधार। हाँ। यही तो सुधार हुआ, जब टोटल में से घट जाएगा तो परसेंटेज तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल, ये समझना ही चाहिए। हमारी सरकार तो पहले भी चुनाव सुधार के लिए काम कर रही थी, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड भी हमारा था, भले हमारा भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं माना गया, लेकिन वह भी एक चुनाव सुधार का ही था कि जो चुनावी फंडिंग है वह पारदर्शी हो। तो हमारी सरकार पहले से भी प्रयासरत है कि चुनाव सुधार के दिशा में आगे बढ़ा जाए। अब इसमें जो और सुझाव आएंगे उसको लेकर के और व्यापक सुधार किया जाएगा। ये जो चर्चा मतलब कुल मिलाकर जो अगला हफ्ता है हम उस पर चर्चा करेंगे, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आज संसद का 5वां दिन था और देश में रूस के राष्ट्रपति आए हुए हैं
उसका कुछ इम्प्रेशन कुछ माननीय सांसदों पर या कुछ मंत्रिमंडल पर उसका कहीं कुछ देखने को मिलता है? देखिए, जाहिर तौर पे आज तो अभी बहुत सारी जो ये दोस्ती का दिन है जो, हाँ, और ये बहुत प्रतीक्षित एक दौरा था पुतिन का, बहुत सिग्निफिकेंट है, रेमिफिकेशन इसका वर्ल्ड वाइड होना है, विश्व की नज़र है इस पर, सब लोग देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ तो क्या है कि आज अगर कैबिनेट की बात करें तो प्रधानमंत्री समेत पूरा कैबिनेट थोड़ा बिजी रहा, तो जाहिर तौर पर लोकसभा में भी एक माननीय सांसद ने उसका स्वागत किया इस यात्रा का। हाँ, वो स्वागत किया, होना ही चाहिए। मतलब एक माहौल ही है रूस की ओर से जब पुतिन आए हैं तो उसका, लेकिन आने वाले दिनों में इसका प्रभाव दिखेगा, ये जरूर है। आज कल से ही आपको जब सारे नतीजे कि क्या बात हुई फाइनली और क्या क्या चीज़ें, अभी उनका ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आने वाला था, शायद आ चुका होगा अब तक। बिल्कुल। तो फ्री वीज़ा की बातें हैं, फिर और कई तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी, जैसे फर्टिलाइज़र को लेकर के चीज़ें हैं कि फर्टिलाइज़र पे हम कैसे अब यहाँ से हमारा बढ़ेगा। बिल्कुल। अमेरिका को एक संदेश देने की बात है जो लगातार दिया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। रूस ने कहा है कि हम रोक टोक तेल देते रहेंगे, उधर शिप बिल्डिंग को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है, उधर यूरिया दोनों देश मिलकर बनाएंगे। बिल्कुल। रोजगार जो है भारतीय युवाओं को उधर, इस तरह की बहुआयामी है। रक्षा में अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में दिखा कि रूस से हमने जो मिला उसका क्या प्रभाव था। ये चीज़ें और बढ़ने वाली हैं, इंडिजिनसली कैसे उसको बिल्ड करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये तो अभी दिखेगा। आज जो ऑप्टिक्स की आप बात कर रहे हैं, ऑप्टिक्स जाहिर तौर पर संसद में उतना नहीं दिखा आज, क्योंकि चीज़ें बाहर हो रही थी। तो लेकिन वास्तविक जो नतीजा दिखना है वो दिखेगा अभी। बिल्कुल। चौथे दिन जो है संसद में स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर संशोधन विधेयक जो है उसको पेश किया गया और आज वो लोकसभा में पास भी हो गया अभी। ये इस बात को थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप भी इसको थोड़ा सा देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा नामक ये जो नया विधेयक आ रहा है, ये नया है, कोई संशोधन विधेयक नहीं है। बिल्कुल नया विधेयक है, नया कानून है। इसमें सरकार की चिंता, दोहरी चिंता इसमें झलकती है। एक तो कि जनता का स्वास्थ्य का चिंता, स्वास्थ्य उनकी कैसे सुरक्षा हो, और उनसे यदि कोई स्वास्थ्य सुरक्षा के क्रम में अधिक दाम लेकर के, शेष लेकर के या कुछ अधिक मूल्य लेकर के जो पैसे की आमदनी होगी वह कहाँ खर्च किया जाएगा, यह भी इसमें चिंता जाहिर की गई। तो दो स्थानों पर खर्च करने का प्रावधान है, कैंसर के लिए, फिर वहाँ सुरक्षा स्वास्थ्य का, और दूसरा सेना के लिए। अब बताइए कितनी दूरदर्शी सरकार है, दूरदर्शी विधेयक है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य भी सुरक्षा हो रही है और उसके साथ राष्ट्र की भी सुरक्षा हो रही है। तो यह विधेयक आज लोकसभा में पारित हुआ है, ये पारित होकर राज्यसभा में आया है, आज शाम तक आ जाएगा और वो सोमवार को राज्यसभा में जब डिबेट होगा तो और व्यापक बातें आपको जानने को मिलेगी, राज्यसभा का व्यू जानने को मिलेगा। सरकार ने एक खबरें पहले आना शुरू हो गई थी कि जो मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल हॉस्पिटल हैं सरकार के, देश में हर मेडिकल कॉलेज के अंदर कैंसर का एक अलग डिपार्टमेंट बिल्डअप करने की सरकार की तैयारी है। जिस तरह से कैंसर एक महामारी का रूप लेने, उस तरह से जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे कैसे वो उसे रोकथाम कर सके, कैसे उससे डील कर सके, ये शायद एक बड़ा उसी में एक रास्ता निकलता है। हाँ, देखिए कैंसर को लेकर के मतलब वैसे तो पूरा स्वास्थ्य ही है, कैंसर चूँकि अभी तक लाइलाज बना हुआ है। मतलब कैंसर ख़त्म करनी जैसे अगर एडवांस स्टेज में कोई पहुंचता है तो सिर्फ वो समय की बात होती है कि समय हमें कैसे तरीके से, अब इसको बहुआयामी इसका एक कोशिश हो रही है कि कैंसर को अलग अलग तरीके से कैसे डील करना है। उसी क्रम में ये जो बात आपने कही कि हर हॉस्पिटल में उसके लिए अलग से, अभी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, आप जाइए देखिए वहाँ कैंसर की कोई सुविधा नहीं है, आपको डॉक्टर मिलेंगे नहीं। और वो फाइनली एक स्टेट से भागता हुआ दिल्ली तक पहुंचता है, मुंबई तक पहुंचता है, और ये
इस चीज़ को डील करने की कोशिश हुई, तभी से बल्कि शुरुआत हो गई थी जबकि एम्स का विस्तार शुरू हुआ था। वाजपेयी जी के टाइम में पहली बार हुआ था कि 6 एम्स बनाए जाने थे, बिल्कुल। और फिर हुआ कि सारे राज्य में बनाए जाने, अब तो बन गए बिल्कुल। और वर्किंग कंडीशन में है। जाहिर तौर पर थोड़े बहुत सवाल उठ रहे हैं जिसको सरकार को और ध्यान देना चाहिए कि क्या डॉक्टर की गुणवत्ता उतनी हो पाई है उन इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि फैसिलिटी पहुंच गई है। हाँ, लेकिन उनका कहना यह है कि प्रोटोकॉल तो एक ही है। हाँ, लेकिन अब देखिए क्या है, जब इतना बड़ा देश होता है तो आप किसी अभियान की शुरुआत करेंगे तो उसे अंजाम तक पहुंचाने में भी थोड़ा वक्त लगता है। वो तेज गति से अभियान शुरू हुआ है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसका भी असर दिखेगा। दूसरी तरफ लाइफ स्टाइल पर भी कुछ काम शुरू हुआ है, वेलनेस सेंटर, आयुष, उसको प्रमोट करना, ये सारे काम भी उसमें सरकार स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है जन औषधि, जन आयुष्मान भारत, ये सारा चीज़ यही है। इसमें एक ये भी है जो आयुष पर हमारा जोर है, लिविंग स्टाइल जो है उस पर जोर है, और सरकार इसीलिए योगा वगैरह को भी प्रमोट कर रही है। और योगा आज हमारे सरकार के प्रयास से विश्व में उसको मान्यता मिल गया। स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार काफ़ी चिंतित है। हम लोग आज बैठे हुए हैं, आज कल शाम इसी समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जी ने बिहार के सांसदों के साथ टीबी उन्मूलन के लिए चर्चा की स्पेशल, और हर राज्यों के सांसदों से वो अलग अलग मिल रहे हैं। तो ये कितनी बड़ा चिंता है कि राज्यवार सांसद को सेंसिटाइज करना कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको नीचे वो लोग जा करके हम लोग जाकर देखें, ये सेंसिटाइज करना। तो सरकार स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित है, और इसीलिए जो स्पोर्ट्स वाला विधेयक पिछले सत्र में पास हुआ है, स्पोर्ट्स भी स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ, बच्चे जो कम उम्र के खेले उलेंगे तो उससे स्वास्थ्य भी उनका सुधरेगा। स्पोर्ट्स का अलग उसमें व्यापक सुधार है, लेकिन एक चीज़ उसका एक पहलू ये भी है स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य परंपरागत रूप से शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही है जिसके सारे धर्मों का पालन होता है। धर्म मीन्स कर्तव्य, बिल्कुल सारे काम को करते हैं। तो सरकार का इस पर जोर है कि हमारा शरीर कैसे बिल्कुल स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो ये सारे सिद्धांतों को रखते हुए हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है, और लिविंग स्टाइल भी उसमें से एक है। थोड़ा सा आशुतोष जी, इस चर्चा को अगर अगले हफ्ते की उम्मीदों, किस तरह की चर्चा वो रहेगी, ख़ास तौर पर जो चुनाव सुधार को लेकर के जो विपक्ष की जो डिमांड है, जिसको सरकार ने और ज़्यादा व्यापक रूप से माना है, समझा है, उसमें आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो है वो SIR के इर्द गिर्द ही रह जाएगा, या फिर वो व्यापक तौर पर उस पर बातचीत कर सकेगा, और जो सत्ता पक्ष है, सरकार है, उसका क्या स्टैंड रह सकता है? देखिए, अगर मैं विपक्ष से शुरुआत करता हूँ कि मैं अपेक्षा करूँगा कि शायद विपक्ष उस दायरे से और बाहर जाए, SIR के दायरे से बाहर जा कर के बात करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक दिखा कि कुछ उनमें सोचने का तरीका बदला कि चलो भाई संसद चलने दो और हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन क्या है कि संदेह भी है इस अपेक्षा के साथ, और वो इसलिए है क्योंकि इस चुनाव सुधार में जो जो चीज़ें और ज़रूरी हैं, जो होनी चाहिए, और मुझे लगता है वहाँ पर पता नहीं सरकार का भी रुख कितना सही होगा नहीं होगा, क्योंकि हर राजनीतिक दल इससे बचना चाहता है कि अपराधीकरण जो चुनाव में घुसा हुआ है, जिस तरीके से अपराधियों को आप पिछला चुनाव भी उठा के देखिए, किसी भी चुनाव को उठा के देख लीजिए तो 30-35% होंगे उसमें जिनको बोला जाता है कि ये दागी हैं, और 15-20% ऐसे होते हैं, मेरे ख्याल से 49% के आसपास। हाँ, लेकिन मैं उसमें देखिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति में आए हैं तो कोई FIR हो जाए आप पे तो आप दागी कहे जाएं, वो मैं नहीं मानता। हो सकता है आपको किसी भी इसमें FIR हुआ हो, लेकिन गंभीर रूप से अपराधी जो कि अपने जो गंभीर तरह के आरोप, हाँ, और जो फॉर्म भरते समय वो खुद ही लिखते हैं कि हमारे ऊपर मर्डर के 6 केसेस हैं और ये हैं और लंबे समय से चले आ रहे हैं। ऐसे अपराधी या अपराधी ना भी माने तो ऐसे दागी आरोपी, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि एक बार जेल जाके फिर से बाहर आ गए होते हैं जमानत पे। भाई, इस पे राजनीतिक दलों में एकता होनी चाहिए, और मुझे लगता है 1-2 तो अभी तक भी जेल में हैं। और ऐसे मामलों में ये देखना होगा, देखिए भीम सिंह जी के हाउस में भी ये इशू जाएगा,
तो मैं तो इनसे भी अपेक्षा करूंगा कि ये बोलें कि भाई हाँ, अपराधियों को तो बिल्कुल टिकट देना ही नहीं चाहिए, और जो खुद लिख के दे रहा है उसको तो चुनाव आयोग वहीं पर रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्या इस तरीके का बिल बनेगा? चुनाव सुधार होगा? क्या इस तरीके का चुनाव सुधार होगा? और मुझे लगता है उसमें भाजपा भी कितना सहयोग करेगी मुझे पता नहीं, क्योंकि भाजपा भी दे रही है ऐसे लोगों को। क्या इस तरीके का सुझाव आएगा कि भाई 2 जगह से चुनाव आप नहीं लड़ सकते? क्यों लड़े भाई? आप लड़िए एक जगह से, आप जीतिए एक जगह से। आप एक जगह सीट छोड़ेंगे, फिर से सरकारी खर्चे पे उसी सीट पे फिर से चुनाव होंगे, या फिर उसमें ये आए कि चुनाव का पूरा खर्च जो भी उस सीट को छोड़ता है वो वहन करेगा। क्या इस तरीके का चुनाव सुधार का सुझाव उसमें आएगा? तो होगा क्या? देखिए, मुझे इसलिए मैं बोलता हूं संदेह है। ये सारी अपेक्षाएं हैं मेरी, पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बातें हैं चुनाव सुधार को लेकर। मैं जब लोगों से मिलता हूं, बोलता हूं, लोग कई बार अपनी आप ही कुछ बातें करते हैं। जैसे एनईपी में लेकर के लाखों लोगों से सजेशंस मांगे गए, हालांकि उस दिशा में क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन चर्चा होनी चाहिए, इस बात को तो सबने स्वीकार किया है। आपको क्या लगता है कि जो सरकार है उसका भी कुछ उसमें सुझाव देने का मूड रहेगा? चुनाव सुधार व्यापक विषय है, और भाई संतोष झा जी ने, आशुतोष जी ने सॉरी माफ कीजिएगा, आशुतोष जी ने जो अपराधीकरण की चर्चा की, हम उससे सहमत हैं। अपराधियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। सजा याफ्ता लोग हैं, वैसे लोग भी बेशरम लोग हैं कि चीफ मिनिस्टर बन गए, जेल से सरकार चला रहे हैं। तो चुनाव सुधार का ये भी एक आयाम होगा, इसके लिए संविधान में संशोधन भी करने का प्रस्ताव है। लेकिन ये भी एक है, ऐसे बेशरम लोग भी हैं, बताइए, कि मुख्यमंत्री हैं और जेल में फाइल दस्तखत कर रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। तो चुनाव सुधार एक व्यापक विषय है। हम चाहेंगे कि विपक्ष इस पर सकारात्मक रूप से नहीं। क्या आप कह रहे हैं कि अपराधियों और आरोपियों दोनों को अलग अलग करना चाहिए? दोनों अलग है, दोनों थोड़ा अलग है। जैसा कि आशुतोष जी ने भी कहा है, मान लीजिए कोई जुलूस में गया और 144 टूट जाता है, यदि एक प्रशासन 144 लगाया रहता है किसी चीज़ में, और उसमें कोई जुलूस निकाला तो उस पर ही मुकदमा हो गया, तो ऐसे लोग अपराधी थोड़ी हो गए। लेकिन हत्या, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार, इस तरह का सीरियस आरोप होता है, संज्ञेय अपराध, बिल्कुल कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो इस पर विचार करना चाहिए। हमारी पार्टी बचती है और हमको लगता है कि बहुत हद तक बची हुई है। हमारे यहाँ एका दुक्का ही एग्जाम्पल ऐसा दिया जा सकता है, लेकिन वो जो प्रतिद्वंदिता है लोकतंत्र की, हम नहीं देंगे तो उसको वही दे देगा, और हमको जीतना भी तो है। हम केवल आदर्श में पड़े रह जाएं और सत्ता से बाहर रहें तो और काम भी करना है कि नहीं करना है? कंपटीशन है। हाँ, सभी पार्टियों को मिल करके ये सोचना चाहिए। अब ये डिबेट हो रहा है तो सर्वसम्मत एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि हम ये सब करेंगे, और उस प्रस्ताव के आलोक में नया कानून आना चाहिए। तो नया कानून बना के उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष ये सब होने नहीं देता है। अब देखिए, इतना हंगामा के कौन बात है? जब हमारे आज़ादी का 50वां साल हुआ तो स्वर्ण जयंती समारोह मना है 1997 में, बिल्कुल। उस पर एक 2 दिन तक डे नाइट बहस चला, और उसका एक सर्वसम्मत प्रस्ताव है। तो सर्वसम्मत प्रस्ताव यदि है तो उसके विपरीत तो किसी को काम नहीं करना चाहिए। अब किसी पार्टी को नहीं करा, यदि वो एक पास हुआ है तो उस पर अमल करना चाहिए। तो ये जो प्रतिद्वंदिता है, लोकतंत्र की प्रतिद्वंदिता, उसके कारण भले ही हमारे यहाँ कुछ दागी हों, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा न परिवारवाद है, न भ्रष्टाचारियों को कोई तरजीह है, न परिवारवाद है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मजबूरी में भले ही दे दें, लेकिन हाँ, इसलिए कि हमको जीतना भी है, जनता समझे हमारी मजबूरी। हम नहीं देंगे तो वही श्रीमान दूसरे दल से जीत जाएंगे, तो हमारी तो संख्या घट जाएगी। तो हम बढ़िया बात गीता अध्ययन करते रह जाएं, और हम मठ तो नहीं चला रहे ना, हम पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी जब चला रहे हैं तो हमको जीतना भी है, और जीतना इसलिए है कि हम जनता की सेवा करें, अपने ढंग से सेवा करें। अगर मोदी जी की सरकार नहीं बनती, हम केवल आदर्श में रहते, तो इतने रिफॉर्म्स होते क्या, इतना विकास होता क्या, पाकिस्तान को हम घुटने पर ला पाते क्या, हमारी जो दुनिया में भी प्रतिष्ठा बढ़ी है वो बढ़ती क्या? तो हमको सत्ता में जाना तो पहला काम है। पहला काम है
कि सत्ता में जाए और आशुतोष कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। सत्ता के माध्यम से हम जनता की सेवा करें, यह हमारा उद्देश्य है। सत्ता माध्यम खलु धर्म साधन। हाँ नहीं, हाँ तो मतलब ठीक है, सत्ता के माध्यम से नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ये जो बोल रहे हैं वो उसका भी एक लॉजिक है, लेकिन मैं यही तो कर रहा हूँ, आप फील्ड ही ऐसा क्रिएट कीजिए जिसमें ऐसी स्थिति नहीं हो। एक मौका मिला है आपके पास कि चुनाव सुधार पे चर्चा हो रही है, आप नियम ही बना दीजिए कि कोई कर ही ना पाए, फिर तो आपके लिए रास्ता खुला है। वो जो श्रीमान है, वो श्रीमान के लिए स्पेस ही ना बचे। हाँ। वही रामवीर जी मैं कह रहा हूँ कि सर्वसम्मत इसमें हो जाना चाहिए। सर्वसम्मत हो जाए और उस पर स्टिक करे, उस पर स्टिक करे। ये चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित हो, बिल्कुल बिल्कुल, और प्रस्ताव के बाद उसको कानून का रूप दिया जाए, उस पर स्टिक करें। इसमें क्या जाए। अगले सप्ताह ही एक और बड़ी चर्चा है, और वो चर्चा अपने आप में इस देश की भावभूमि से ओतप्रोत है। वो वंदे मातरम को लेकर के चर्चा है। 150 साल आनंद मठ को हो रहे हैं। सन्यासियों ने वो जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और वो सन्यासी अपने आप को संतान कहते थे, माने धरती की संतान, और इस तरह से उन्होंने उस भाव पर जो वो संघर्ष किया था। कई बार लगता है कि हमारी आज़ादी का जो संघर्ष का इतिहास है, वो मतलब वो जिस इमोशनल हाइट पर रहा है, कई बार हमने आज़ादी के बाद शायद उसके साथ उस तरह का न्याय नहीं किया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये अब कई लोगों ने इसका उपहास भी उड़ाया कि अरे ठीक है 150 साल पहले, लेकिन ये बात आपने सही कही कि हम आज़ादी के भाव को समझ ही नहीं पाए, और इसीलिए हम आज़ादी की कद्र भी करना नहीं सीख पाए। एक आखिरी कमेंट चाहूँगा मैं आपसे, समय हो चला है, इसलिए इसी विषय पर वंदे मातरम की चर्चा है अगले हफ्ते। देखिए, वंदे मातरम राष्ट्र का आह्वान है, राष्ट्र का आह्वान। जिसमें अंग्रेजों का राज था और लिखने पढ़ने पर प्रतिबंध था इस तरह के साहित्य पर, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने छद्म रूप से इसको लिखा और संतानों के रूप में लोगों को जागरूक किया। और हमारी संतानें उस समय, कथित संतानें कितना संघर्ष कर रही थी उस समय के खिलाफ। बिल्कुल। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे भी हैं कि वंदे मातरम पर भी आपत्ति होती है। तो ये सब इस चर्चा में आना चाहिए, और एक और निश्चित तौर पर आएगा भी अगले हफ्ते। मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आशुतोष जी। और कुल मिलाकर वंदे मातरम जो है वो इस देश का राष्ट्रगीत है, इस देश का राष्ट्रीय आह्वान है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा। और वंदे मातरम, ये 2 शब्द बोलने मात्र से लोगों ने फांसी खाई है। ये 2 शब्द बोलकर लोगों ने मात्र फांसी खाई है। ये 2 शब्द बोलकर लोगों को सजाएं दी गई हैं। तो इसके भाव को और इसकी भावभूमि को समझने की और पूरे देश को उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत शायद रहेगी। मुद्दा में फ़िलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।